साइंटिफिक कंप्यूटिंग इन पाइथन में आप लोगों का स्वागत है। तो पिछले लेक्चर में हमने गॉस एलिमिनेशन देखा था कि कैसे हम उसको ड्राइव कर सकते हैं। तो आज हम उससे आगे चलेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो हमने पिछले जो लेक्चर था उसमें कैलकुलेट किया था, ये सारा हमने एक एग्जांपल लिया था और उसके हिसाब से हमने कैलकुलेट किया और हमें पता चल गया कि हमारा जो सिस्टम है वो एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और हमने उसको बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन से बहुत इजीली सॉल्व कर लिया। तो अब इसमें प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं? अगर ये सब प्रोसेस किया तो इसमें कुछ लिमिटेशंस आ जाएंगे। तो आज हम देखते हैं कि ये जो लिमिटेशंस हैं इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे ऊपर। तो लिमिटेशंस ऑफ गॉस एलिमिनेशन। तो ये अब देखिए इसमें क्या है कि हमने जहां पर भी आप देखिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, हम मल्टीप्लायर्स कैलकुलेट कर रहे हैं। ये तो मल्टीप्लायर्स में क्या होता है कि हम एक तो डायगोनल एलिमेंट्स से डिवीजन कर रहे हैं। अब जैसे हमने यही था कि यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट 1 है, उससे हमने डिवाइड किया तो हमारे मल्टीप्लायर मिल गए हमें ये वाले। तो ये मल्टीप्लायर्स हमें मिल गया। ठीक है। तो अगर इस केस में अगर हम यही सिस्टम लें और बाय चांस मतलब थोड़ा सा हल्का सा मैंने चेंज कर दिया सिस्टम और यहाँ पर जो वैल्यूज हैं, यहाँ पर सपोज इस सिस्टम में वैल्यू ये होती 0.01x1 प्लस ये सेम, तो उसमें क्या होता है जो कोफिशिएंट ऑफ x1 का बहुत स्मॉल आ गया एज कंपेयर टू दूसरे एलिमेंट, ये एलिमेंट उसी कॉलम में। ठीक है, या इससे भी छोटा हो जाए एलिमेंट। तो क्या होगा इस केस में कि अगर आप देखोगे तो जो मल्टीप्लायर्स है ना उनकी जो वैल्यूज है उस पर इफेक्ट पड़ेगा, वो काफी बड़ी वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, तो जो वैल्यूज आ जाएंगी वो काफी बड़ी आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि हमें जो डिवीजन है वो डिवीजन करने के लिए डायगोनल एलिमेंट्स का यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो डायगोनल एलिमेंट्स को यूज करेंगे हम तो काफी बड़ी वैल्यूज आ जाएंगी। अब मैं जैसे एक कोई एग्जांपल ही ले लेता हूं। मैं एक ऐसे एग्जांपल डिफाइन कर देता हूं। तो मैंने कोई मैट्रिक्स ले लिया ऐसे ही 0.01 ऐसे लिख दिया मैंने, और 3 और 4 ऐसे लिखा, 2 0.1 3 4 1 4 ऐसे लिख दिया मैंने। अब इस मैट्रिक्स को मुझे कन्वर्ट करना है यू की फॉर्म में, अपर ट्रायंगुलर की फॉर्म में। तो अब देखिए इसको मल्टीप्लायर क्या आ जाएगा, m जो 2 1 है वो क्या होगा, इसको पहले मैं डिवाइड करूंगा और -2.01 ये आ गया, तो -200 के करीब आ गया। ठीक है, तो मल्टीप्लायर जो हो गया m31 है वो -400 के करीब आ गया। तो इसमें क्या हुआ, मल्टीप्लायर्स की जो वैल्यूज है वो बहुत बड़ी आ गई। और डिवीजन अगर हम कर रहे हैं ना स्मॉल नंबर से, तो क्या होता है कि अगर आप कंप्यूटर में कभी कभार स्मॉल नंबर, बहुत ज़्यादा स्मॉल नंबर डाल दो तो कंप्यूटर जो है वो NaN का मैसेज दे देता है, NaN नॉट ए नंबर। ठीक है, या डिवीजन बाय स्मॉल नंबर जो है वो सिग्निफिकेंट डिजिट में भी लॉस आ जाता है। तो इस चीज को हम जो अवॉइड करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि हम इस चीज को अवॉइड करना है, हमें इससे बचना है। तो इससे बचने के लिए क्या करेंगे हम, तो इसके लिए हमें क्या कहा गया कि हम एक दूसरे प्रोसेस को यूज कर सकते हैं। ठीक है, ताकि हम इसका डायगोनल एलिमेंट का यूज ना करना पड़े यहाँ पर। ऐसे हमें इस
का भी यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अगर मुझे इस चीज से छुटकारा चाहिए तो क्या मैं करूं? मैं करूं कि मैं जो है, जो फर्स्ट रो है, सेकंड रो है या थर्ड रो है, आपस में रोज को ना स्वैप कर दूं, इंटरचेंज कर दूं। तो अगर मैं ए को ऐसे कर दूं, जैसे 4 है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर ये ले आता हूँ 414 ऊपर ले आता हूँ सबसे, जिसमें सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट था। 2 0.13 और 0.0134 यहाँ पर ले दूं। तो मैंने क्या किया, मैंने R13 को आपस में स्वैप कर दिया और हमारे पास ये सिस्टम आ गया। राइट हैंड साइड जो B है वो भी चेंज हो जाएगा। अब देखो, अब क्या हुआ, ये एलिमेंट्स आ गए यहाँ पर। अब मुझे इसको मल्टीप्लाई चाहिए M21, तो क्या हो जाएगा, -2/4, तो -1/2, -0.5 आ गया। यहाँ पर कितना आ रहा था, 200। तो इससे क्या हुआ, मल्टीप्लायर जो है उसकी क्वांटिटी। तो जनरली हम क्या करते हैं, जो मल्टीप्लायर होता है ना, कोई भी मल्टीप्लायर आई जे, उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है हम लेस देन 1 रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, तो उससे कैलकुलेशन स्टेबल रहती हैं। और तो ये हमारा पर्पज होता है कि इसको जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 1 रखी जाए। तो अब इस प्रोसेस को अगर हमने देखा कि हमने क्या किया कि रोज को इंटरचेंज कर दिया, तो इस काम को हम एक नाम देते हैं और वो नाम है पार्शियल पिवोटिंग। हमें पता है कि जो ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनको हम पिवट्स बोलते हैं, क्योंकि इनकी हेल्प से ही हम नीचे वाले सारे एलिमेंट्स को जीरो करेंगे। तो इसीलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं इस गॉस एलिमिनेशन प्रोसेस में, तो इसीलिए इनका नाम रख दिया जाता है पिवट्स, वेरी इंपॉर्टेंट नंबर। तो अब हम क्या करते हैं, पार्शियल पिवटिंग में क्या करेंगे हम, तो पार्शियल पिवटिंग में हम करेंगे जो रो हैं उनको इंटरचेंज करेंगे। और रो इंटरचेंज कैसे करेंगे कि हम जो भी मैट्रिक्स होगी उसमें, अब जैसे मैं यही मैट्रिक्स ले लूं, तो ये जो हमने जनरल मैट्रिक्स ली, ये, तो इसमें हम क्या करेंगे, मैं पहले कॉलम को देखूंगा, फर्स्ट कॉलम को, फर्स्ट कॉलम देखा मैंने ये, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम को देखा और इसमें मैंने फर्स्ट कॉलम को देखने के बाद ये देखा कि सबसे बड़ा नंबर जो है इस 4 कॉलम में कौन सी रो में है, उस रो से फर्स्ट रो को मैंने स्वैप कर दिया। फिर मैंने गॉस एलिमिनेशन लगाया, फिर उसके बाद मैंने नेक्स्ट वाले में ऐसे किया, सेम काम किया, फिर नेक्स्ट वाले में सेम काम किया। ठीक है, तो अब ये जो काम करते रह रहे हैं कि हर एक जो स्टेप है उस पे हम जो इंटरचेंज कर रहे हैं, तो ये सब जो काम हो रहा है ये आता है पार्शियल पिवटिंग के नाम पे। तो इसको हम कहते हैं पार्शियल पिवटिंग। तो पार्शियल पिवटिंग से क्या हो जाता है कि यहाँ मैं लिख सकता हूं कि जो डिवीजन है बाय ए स्मॉल नंबर, जो डिवीजन है इसको हम अवॉइड कर देते हैं। तो इस चीज को भी हम पार्शियल पिवटिंग को भी हम यूज करते हैं। ठीक है, तो पार्शियल पिवटिंग हम यूज करेंगे और उसके बाद उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो अगर मैं इसी चीज को देखता हूं तो अब इसको चलो हम देखते हैं कि पाइथन में कैसे सॉल्व करें इसको, इस जो गॉस एलिमिनेशन है। ये तो हमने क्या किया, गॉस एलिमिनेशन देखना है आपको। तो ये देखिए हमने कोड लिखा, गॉस एलिमिनेशन मेथड
विदाउट एंड विद पार्शियल पिवटिंग, दोनों में देखेंगे। ये आ गया गॉस एलिमिनेशन विद नो पिवटिंग, कोई पिवटिंग नहीं हो रही है। ये एल है, लेंथ देख लिया हमने उसका कि उसका जो डिमेंशन कितना है, ठीक है। उसके बाद हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना ली ताकि जो सेम काम हो रहा है वो बी पे भी ऑटोमेटिकली होता रहे, हमें अलग अलग ना करना पड़े। इसलिए हम क्या करते हैं कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लेते हैं और उसी पे हम उसको कर देते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, ये देखिए, क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही थी, डायगोनल एलिमेंट्स पे। तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, जहां पर सेम आई और जे होते हैं। तो आई आई मैंने लिखा, अगर वो वैल्यू 0 आ जाए तो हम कहेंगे कि 0 पिवट एनकाउंटर्ड विदाउट पिवटिंग। तो 0 एनकाउंटर हो जाएगा और जैसे ही हम मल्टीप्लायर लगाएंगे वो इन्फिनिटी हो जाएगा, मेथड रुक जाएगा। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है तो वो इसको मल्टीप्लायर जैसे हमने डिफाइन किए थे, जे आई डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट वैल्यू, उनको करें और आगे माइनस साइन लगा दें और इस चीज़ को हम प्रोसेस करते रहें। सारे जो है हमारे कॉलम्स में ये प्रोसेस होता रहेगा। उसके बाद जो हमारी मैट्रिक्स बन जाएगी, वो मैट्रिक्स जो होगी हमारी, उसको बैक सब्स्टिट्यूशन से हमने पता है कि उसको सोल्व किया और वहां से हमारा एक्स आ गया, ठीक है ना। तो ये काम हमने किया है और इसको हम इससे इसकी हेल्प से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब जैसे मैं ये एग्जांपल लिया है, तो चलो इसको हम रन करते हैं। तो इसका सोल्यूशन आ गया 1 0 -1, हमने सॉल्व किया और इसको जो सोल्यूशन आ गया वो 1 0 -1 आ गया। तो ऐसे ही हमने जो अभी एक एग्जांपल लिया था वो मैं देख रहा हूँ कि कहाँ पर है। जस्ट हमने अभी किया था, तो वो था आई थिंक 1 2 3 4, ठीक है ना, ऐसे है। हाँ ये है। तो ये तो हमने कर लिया, 1 2 3 4, उसका नेक्स्ट था 5 6 7 8, ये आया था। उसके बाद जो क्वांटिटी थी वो थी हाँ 1 1, तो ये आ गया 1 1 3 3, ठीक है। अब क्या हुआ, 3 आ गई ना, अब चौथा हमें अप्लाई करना है, तो चौथा ले लेंगे इसमें, और आ रहा है 2 1 1 1, तो ये आ गया हमारे पास। ओके, तो इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से लिख देंगे हम, ये आ गया। अब ये 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स आ गई। राइट हैंड साइड जो वेक्टर है वो क्या बन गया, वो था हमारा 10 26 8 5, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये हमने किया इसको और इसको मैंने सोल्व किया, तो देखो 1 1 1 आंसर आ गया इसका। तो हमने इसको अभी गॉस एलिमिनेशन से सॉल्व करके देखा था और वहां से सोल्यूशन आ गया, ठीक है ना। तो ऐसे ही हम जो है वैल्यूज, अब ये जो हमने काम किया ये तो बहुत इजीली हमने कर दिया, तो हमें पता भी नहीं चला। अब जैसे हमारे पास कोई एक ऐसा सिस्टम ले लेता हूँ जिसको आप पेन और पेपर से कर ही नहीं पाएंगे, बड़ा मुश्किल से होगा वो, ठीक है ना। मतलब जो उसको कैलकुलेट करेंगे बड़ी मुश्किल से होगा। अब मैं ऐसे ही इसको लिख लूं और मैं सपोज वैल्यू ले लेता हूं, चलो इसको मैं ऐसे अभी चेंज कर देता हूं, दोबारा से इसमें चेंज करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, वही मैं क्वांटिटीज ले लेता हूं, ठीक है। तो इसकी वैल्यूज में चेंज कर देता हूं, इसकी वैल्यू ले लेता हूं मैं 4.3 -3.5 और -1.2, ये आ गया पहला में। दूसरा आ गया 18.4 एंड 2.1 -1
और तीसरी क्वांटिटी आ गई 7.2 और 1.8 और 3.4, ये आ गया। अब देखिए जो वैल्यूज आई हैं वो फ्रैक्शंस में आई हैं, तो अब इसमें कैलकुलेशन करना बहुत हार्ड हो जाएगा पेन और पेपर से। राइट साइड में ले लेता हूँ 10.9 और ये ले लिया मैंने 7.8 और 23.22, ये वैल्यूज ले। अब आप देखिए ये फ्लोटिंग पॉइंट्स हैं, फ्रैक्शंस हैं, तो इसको अगर हम पेन और पेपर से लेंगे तो हमें जो कैलकुलेशन है काफ़ी हार्ड कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो इसको हमने कोड बना लिया एक बार, उस कोड में हमने इसको सब्स्टिट्यूट किया और देखा आंसर क्या आ रहा है। तो देखो जैसे हमने किया तो इसका आंसर आ गया 1.2 माइनस 3.8 और 6.3, ये वैल्यूज आ गई। ठीक है ना। तो अब ये जो क्वांटिटीज हैं ये हमने किया है कि मतलब कोई पार्शियल प्रोबेटिंग नहीं लगाई और डायरेक्ट हमने उसकी हेल्प से सोल्व कर दिया। ठीक है ना। तो ऐसे ही हम दूसरे मेथड्स एग्जांपल्स देख सकता हूं मैं कि हम इसमें कैसे लगाएं। तो अब जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं जिसमें हम दोनों मेथड लगाएंगे, विद एंड विदाउट पार्शियल प्रोबेटिंग, तो देखेंगे कि क्या चेंज आ रहा है। चलो मैं इसको लेता हूं, ये ले लिया मैंने 0.3 प्लस 2.6 एंड 1.3, ठीक है, 8.3 8.2 और 5.6 और 12.7 7 3.5 और 7.4, या और राइट साइड में ले लिया मैंने 7.65 और 43.17 और 49.68, या ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे हम कि जो फर्स्ट एलिमेंट्स है 0.3, सेकंड एलिमेंट है 8.3, 12 एलिमेंट है 12.7, तो हमने इसमें क्या है पार्शियल प्रोबेटिंग नहीं लगा रहे। तो इसका जो सोल्यूशन आया वो आया 2.1, 1.5 और 2.4। ठीक है। तो हमने इसमें क्या किया, क्योंकि इसमें वैल्यू जो है वो ज़्यादा छोटी नहीं है, तो हमने इसको सोल्व किया तो हमारा सोल्यूशन आ गया। अब मैं इसी केस में पार्शियल प्रोबेटिंग लगा देता हूँ। ठीक है। तो पार्शियल प्रोबेटिंग मैंने लगाया, तो देखते हैं। वैसे तो ये सिस्टम थोड़ा छोटा सिस्टम है और इट इज़ ए गुड सिस्टम। तो अब हमने क्या किया, इसी काम को हम करेंगे विद पार्शियल प्रोबेटिंग। तो ये जो मेथड है इसको हम कहते हैं गॉस एलिमिनेशन पार्शियल प्रोबेटिंग। तो पार्शियल प्रोबेटिंग में क्या करना है हमें कि जो रोज हैं विद द मैक्सिमम एलिमेंट उसको आपस में स्वैप कर देना। तो ये देखिए क्या कर रहा है, फाइंड द मैक्सिमम एलिमेंट इन द करंट कॉलम। ठीक है। तो उसको कैलकुलेट करे, फाइंड आउट करेगा और उस रो को वो स्वैप कर देगा। और अगर सारी वैल्यूज जो जीरो आ रही हैं तो हो सकता है कि मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाए। ठीक है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। तो अब हमें जैसी उसकी वैल्यू रो की मैक्सिमम वैल्यूज पता चलेगी उसको हम स्वैप कर देंगे। आपस में हमने स्वैप कर दिया।
ठीक है, और उसके बाद हमने मेथड लगा दिया, फिर ये काम करेंगे, फिर ऐसे सारे वो कैलकुलेट करते जाएंगे और सब्स्टिट्यूशन करते जाएंगे, गॉस एलिमिनेशन लगाएंगे हम, तो वहाँ से हमारे पास सारे मेथड, सारे जो स्टेप्स है वो कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हमने क्या किया, बैक सब्स्टिट्यूशन लिया, उससे हमने कैलकुलेट किया और देखते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या आया। तो इसका सोल्यूशन 2.1, 1.5, 2.4 सेम ही आएगा, क्योंकि ये कोई सिस्टम जो है ज़्यादा बड़ा सिस्टम नहीं है, ठीक है ना। तो इसको इसकी में ज़्यादा कोई चेंज नहीं आ रहे हैं। पर अगर अगर क्वांटिटीज बहुत छोटी हो जाती है, जैसे मैं अब पता नहीं ये सिस्टम जो है इसको सोल्व, अगर 0.0 देखता हूँ तब क्या आ रहा है, तो ये आ रही है वैल्यूज, ठीक है, 0.03, और यहाँ पर मैं देखता हूँ तो ऑलमोस्ट सेम ही आएंगी, ठीक है। तो वो हमें सिस्टम ऐसा बनाना पड़ेगा काफ़ी विद दिस क्वांटिटी। तो पार्शियल पिवटिंग जो है वो काफ़ी यूजफुल होती है, क्योंकि पार्शियल पिवटिंग में हमें पक्का पता है कि सोल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। अगर पार्शियल पिवटिंग ना लगाएं और कहीं पर सोल्यूशन जो वैल्यूज है वो 0 आ जाए, तो उस केस में हमें पता चल जाएगा कि ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो हम इस चीज को देखते हैं आगे कि आगे क्या कर सकते हैं। तो पार्शियल पिवटिंग से हमें पता चल गया गॉस एलिमिनेशन जो मेथड है वो हम मतलब यूज कर सकते हैं, गॉस एलिमिनेशन। अब पार्शियल पिवटिंग इसीलिए चाहिए कि अगर हमारे पास डायगोनल एलिमेंट 0 आ जाए बाय चांस, तो हम तो फिर विदाउट पार्शियल पिवटिंग तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो उससे हम कुछ कर नहीं पाएंगे, तो इसीलिए पार्शियल पिवटिंग जो है वो एसेंशियल है। तो अब हमने गॉस एलिमिनेशन मेथड कर लिया, तो नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा वो है एलयू डीकम्पोजिशन, ठीक है। एलयू डीकम्पोजिशन या फिर इसको फैक्टराइजेशन भी बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या है, एल यू, एल मीन्स लोअर ट्रायंगुलर और दिस इज अपर ट्रायंगुलर। तो हमने क्या किया, एक मैट्रिक्स, अपनी मैट्रिक्स को हमने ऐसे लिख देना है। उसको मतलब क्या हुआ, हमने उस मैट्रिक्स को फैक्टराइज कर दिया दो प्रोडक्ट ऑफ दो मैट्रिसेस में, जिसमें एक लोअर मैट्रिक्स है और एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो ये काम हमने किया है। अब देखना है कि इसको कैसे कर सकते हैं। तो एलयू डीकम्पोजिशन जो है ना वो दो वे से होता है। एक तो हमारा जो हो चुका है गॉस एलिमिनेशन, और जो दूसरा हम करेंगे वो क्राउड्स मेथड करेंगे। इन दो से करेंगे। अब गॉस एलिमिनेशन तो बहुत इजीली हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब देखिए हमने क्या किया इसमें, ये गॉस एलिमिनेशन में तो हमने क्या किया था, एक मैट्रिक्स ली हमने ए, सपोज मैंने 4x4 ली थी, उसमें L1 लगाया, फिर L2 लगाया, फिर L3 लगाया, यहाँ पर हमें U मिल गया। अब मुझे पता है कि जो LIs हैं उनका जो डिटर्मिनेंट है वो 1 है, नॉन सिंगुलर है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इनका इनवर्स ले लेता हूँ। तो यहाँ से मैं A को ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए L3, L2, L1 और उनका इनवर्स, ये लिख दिया मैंने, इनटू U। अब ये क्या बन गया, ये बन गए L1 का इनवर्स, L2 का इनवर्स, L3 का इनवर्स एंड U, ये इनटू U। अब हमें पता है कि जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ये यूनिट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इनका इनवर्स भी यूनिट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है, ओके। तो
ये जो मैट्रिक्स हैं और इन तीनों का प्रोडक्ट जो होगा वो भी यूनिट लोअर मैट्रिक्स होगा। तो अगर हम तीनों को प्रोडक्ट कर दें, इनका इन्वर्स ले लें, तो हमारे पास एक मैट्रिक्स मिल जाएगी, नई मैट्रिक्स, उसको हम एल से लिखेंगे, जो अपने आप में ही एक यूनिट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी। और ये मैट्रिक्स क्या होगी? ये मैट्रिक्स होगी मल्टीप्लायर्स की। ठीक है, तो जो एल बनेगा हमारे पास ये बनेगा 1 0 0 0 1 1 1। यहां पर बन जाएगा हमारे पास m 2 1, और इनवर्स भी ले रहे हैं ना हम, तो इसको मैं थोड़ा सा ये कर देता हूँ, तो इनवर्स में माइनस आ जाएगा, माइनस m31 माइनस m41 माइनस m32 माइनस m42 माइनस m43। तो ये जो मैट्रिक्स बनेगी, ये मल्टीप्लिकेशन करके इनका पहले इन्वर्स निकालेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मैट्रिक्स आ जाएगी इनटू। तो आप देखिए, तो ये जो क्या मैट्रिक्स है, ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है विद यूनिट डायगोनल एलिमेंट्स, और ये अपर ट्रायंगुलर तो हमें पता ही है कि जो हमें मिली थी, तो हमने यहाँ से कह दिया कि जो ए है वो एल यू बन गया, एल यू डिकम्पोजिशन बन गया। ठीक है ना, तो यहाँ से हमने कह दिया कि हमें एक मैट्रिक्स मिल गई, डिकम्पोजिशन मिल गया, हमने एक मैट्रिक्स ए है उसको डिकम्पोज कर दिया, उसको फैक्टराइज कर दिया इन टू प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, जिसमें एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो ये जो काम कर दिया हमने, ये ऑटोमेटिकली जो गॉस एलिमिनेशन है उससे हो गया है। ठीक है ना, तो ये काम जो है ये वेरी इजीली हम कर सकते हैं। अब जो दूसरा मेथड है वो काफी इंपॉर्टेंट मेथड है, वो है क्राउड्स मेथड। तो क्राउड्स ने क्या कहा कि हम गॉस एलिमिनेशन से ना जाएं, ठीक है, कि हम गॉस एलिमिनेशन से नहीं जाते, तो उन्होंने क्या किया, हमने मैट्रिक्स ली ए, ठीक है, 4/4 ही ले लेता हूं, तो हमने क्या किया इसमें उनके कि हमने उसको इस फॉर्म में लिख दिया, जहां पर एल जो है, अब एल हमने पता है कि पिछले केस में वो यूनिट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स थी, तो इसमें भी ऐसा किया गया। बट ये एलिमेंट्स जो है वो उन्होंने कहा कि हम अपने हम निकालेंगे, तो L21 L31 L32 L41 L42 L43 ये, और U जो है वो बच गई हमारे पास अपर ट्रायंगुलर, तो अपर ट्रायंगुलर में तो U11 U22 U33 और U44 आ गया, ये आ गया U12 U13 U14 U23 U24 U34, और ये सारे एलिमेंट 0 आ गए। ठीक है, तो ऐसे जो मैट्रिक्स हैं इसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो ये और ए जो है हमारी वो है ही, तो ए जो मैट्रिक्स है, तो अब आप देखिए इसका और इसका प्रोडक्ट जो है वो इक्वल टू बन जाएगा, जो मैट्रिक्स है हमारे पास A11 A12 A13 A14 A22 A सॉरी 21 22 A23 A24 A31 A32 A33 A34 A41 A42 A43 A44, ये आ गया हमारे पास। तो अब इन दो मैट्रिक्स का हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है, और तो अब देखना है कि इसको कैलकुलेट कैसे करें। तो जो स्टेप्स हैं इसमें, ठीक है, तो जो स्टेप्स होगा वो क्या होगा
जो हमारे एलिमेंट्स मिलेंगे, सो विल गेट द एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स हैं इसको हम फाइंड आउट करेंगे रो वाइज। रो वाइज का मतलब पहले u1 u11 u12 u13 u14 मिलेगा, फिर L21 u22 u33 u24 ऐसे मिलेगा। तो रो वाइज हमें मिलना है, ठीक है। तो इस स्टेप में जाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम देखते हैं कि क्या स्टेप्स लगाते हैं। तो स्टेप 1, अब देखिए इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, LU को आपस में मल्टीप्लाई किया, तो क्या आएगा, फर्स्ट पहला लो और फर्स्ट कॉलम, तो ये आएगा हमारे पास U11। देखिए इसको मल्टीप्लाई करो, ये आ गया। तो वो हमेशा क्या होना चाहिए, A11 ही होना चाहिए ये, ठीक है। तो U11 जो है वो A11 होना चाहिए, यहां से हमें पता चल गया। अब इसका यूज करना है हमें, तो अब क्या करेंगे, सेकंड वाले को इससे कैलकुलेट मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, U12, और वो क्या हो जाएगा, A12, U13 वो आ जाएगा A13, U14 वो आ जाएगा A14। तो पहले बार में तो ये सारे अपने आप ही निकल गए, ठीक है। अब स्टेप 2, तो पहले स्टेप में ये चारों क्वांटिटी हमें मिल गई, ये वाली। अब सेकंड में जाएंगे, सेकंड में क्या करेंगे हम, सेकंड जो फर्स्ट कॉलम है उसको सेकंड रो से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास L21 U11, इसको मल्टीप्लाई किया और आगे 0 तो बस ये बचेगा, और ये जो आ गया ये आ गया इक्वल टू A21, ठीक है ना। भाई दो मैट्रिक्स जो हैं वो इक्वल होती हैं, अगर हम कहते हैं कि दो मैट्रिक्स A इज इक्वल टू B, तो तब पॉसिबल है ना जब दोनों के जो एलिमेंट्स वाइज सेम हो बिल्कुल। तो यही काम कर रहे हैं हम कि भैया हमने लिखा कि LU जो है वो A के इक्वल है, तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो एलिमेंट आएगा वो सेम होने चाहिए ना। तो यहां से हमारे पास क्या हुआ, देखिए हमारे पास L21 की वैल्यू मिल गई, और वो क्या है, A21 डिवाइडेड बाय U11, या फिर A21 डिवाइडेड बाय A11। तो आप देखिए A21 को A11 से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना, और मल्टीप्लायर क्या आ रहे थे, मल्टीप्लायर भी ऐसे ही आ रहे थे, ओके। तो बस वहां ये था कि वहां नेगेटिव क्वांटिटी आ रही थी। तो अब देखते हैं क्या होता है। तो ये L21 जो आ गया ये आ गया, बस ये इसमें पॉसिबिलिटी हमेशा ध्यान रखनी है कि जो A11 है वो जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। अगर जीरो हुआ तो फिर हमें पार्शियल प्रोबेटिंग करनी पड़ेगी, तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो अब L21 हमारे पास आ गया, अब देखते हैं क्या होता है। L21 जैसे ही आएगा, अब देखिए सेकंड वाला जो फर्स्ट को किया तो LA आ गया, सेकंड कॉलम को सेकंड रो से करेंगे, तो यहां से आएगा हमारे पास L21 U12 प्लस U22, ठीक है ना, इज इक्वल टू A22। L21 हमें पता चल गया है, U22 तो हमें क्या यहां से मिलेगा, U12 भी हमें पता है, तो यहां से U22 क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा A22 माइनस L21 तो हमें पता चल गया अब, तो L21 जो भी आएगा क्वांटिटी, और U12 ऑलरेडी हमें पता ही है, तो यहां से हमारे पास U22 आ गया। अब थर्ड वाली को ले जाएंगे और इससे करेंगे, तो यहां से आएगा L21 U13 प्लस U23 इज इक्वल टू A23। अब देखिए L21 हमें पता है, U13 हमें ऑलरेडी पता है यहां से, तो हमारे पास यहां से आ जाएगा U23 जो होगा वो होगा A23 माइनस L21 U13, ये आ गया। ऐसे ही हमारे पास देखेंगे तो हमारे पास U24 आ जाएगा,
ठीक है, U24 क्या बन जाएगा, A24 माइनस L21 और U14, ये आ जाए 14 हमारे पास है ही, तो ये क्वांटिटी आ गई। तो हमारे पास सेकंड रोज आ गई, पूरी कंप्लीट आ गई, ठीक है ना। तो ये एलिमेंट सारे मिल गए, अब ये भी मिल गया हमें, अब ये 3 बचे बस। अब तो अब सेम वे से हम जाएंगे, ठीक है। तो स्टेप जो है 2 आ गया, ऐसे ही स्टेप 3 आ जाएगा। तो स्टेप 3 में क्या होगा हमारे पास, अब देखो ये बन गया स्टेप 3 में L31, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड वाली रो से, फर्स्ट कॉलम को। सो L31 U11 इज इक्वल टू A31। तो यहां से हमारे पास L31 आ गया हमारे पास, A31 डिवाइड बाय U11, वो A11 में है, ठीक है। तो हमारे पास ये क्वांटिटी आ गई। अब नेक्स्ट में जाएंगे हम, तो आएगा L31 U12 प्लस L32 U22, और ये इक्वल टू हो जाएगा A32 के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमें L31 मिल गया, यहाँ से U12 हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है। L32 और U22 क्या है, U22 हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर रखा है, ये है U22। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई L32 की। तो L32 आ गया हमारे पास A32 माइनस L31 U12 डिवाइडेड बाय U22, ये आ गया देखिए। और U22 हमारे पास ये था, ये क्वांटिटी। तो यहां से हमारे पास L32 मिल गया, तो ये L32 भी मिल गया, ठीक है। तो L32 मिलने से क्या हो गया, हमारे पास ये क्वांटिटीज आ गई। अब इसको यूज करेंगे तो हमारे पास U32 और U33 और U34 जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमें क्या करना है, ये वाला थर्ड और इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, U33 आ जाएगी क्वांटिटी। फिर नेक्स्ट वाले में करना है, नेक्स्ट वाला, तो उसमें भी U34 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि लास्ट में तो 0 है, तो ये यहीं तक पहुंचेगा, तो वो जो क्वांटिटी है वहां से आ जाएगी, ठीक है। तो इसी वे से हम करते जाएंगे, और हमारे पास फिर लास्ट वाला रह जाएगा, इससे करेंगे तो L41 L42 L43 मिल जाएगा, और यूज करके U44 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम स्टेप्स लेते जाएंगे। तो स्टेप 3 आ गया, ऐसी स्टेप 4 आ जाएगा। तो इन स्टेप्स में हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो आ जाएंगी। तो आप देखोगे तो हमारे पास जो क्वांटिटीज हैं वो सारी आ गई। अब देखो जो वेरिएबल थे, जो अननोन्स थे, सॉरी इस केस में वो क्या थे, ये थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास 16 अननोन थे, और 4x4 मैट्रिक्स होती है उसमें भी 16 अननोन होते हैं, 16 एलिमेंट्स होते हैं, सॉरी, ठीक है। तो इसीलिए हम विद द हेल्प ऑफ दिस हम 16 अननोन्स जो है वो हम इजीली और यूनिकली हम निकाल लेंगे। ऐसा नहीं है कि वो अलग होंगे, वो यूनिक वे से निकाल सकते हैं। बस प्रॉब्लम यही रखनी है कि इसकी जो लिमिटेशन है वो क्या है, लिमिटेशन ऑफ LU डिकम्पोजिशन, वो यही है कि जो एलिमेंट्स हैं डायगोनल एलिमेंट्स A11 जो है वो 0 ना हो, ठीक है। A11 0 ना हो, डायगोनल एलिमेंट जो है हमेशा बड़े रहें। ऐसे ही हमारे पास A22 0 ना हो, A33 0 ना हो, A44 0 ना हो। तो ये चीज का हमें ध्यान रखना है कि A11 जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि इसमें भी हम पार्शियल प्रोबेटिंग कर सकते हैं,
पहले ही हमने पार्शियल पिवटिंग कर ली, स्टार्टिंग से पहले ही, बीच बीच में नहीं कर सकते, पहले ही कर लिया हमने। और उसके बाद हमने एलयू डिकम्पोजिशन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया और उसके बाद हमें सोल्यूशन मिल गया। ठीक है ना, तो हमेशा इस काम को हम हमेशा कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एलयू डिकम्पोजिशन। ऐसे ही हमारे पास एक जस्ट एक इसका वो है, आउटकम है और रिमार्क है। देखो कोई भी मैट्रिक्स है उसको हम ऐसे हमेशा लिख सकते हैं। कोई भी मैट्रिक्स है जैसे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये आ गए। इसको मैं देखो ऐसे लिख रहा हूँ, 0 0 0 0 0 0, A21, A31, A32 प्लस A11, A22, A23, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा और ये आ गया हमारे पास 0 A12, A13, A23, ये 0, ये 0, ये भी 0, ये भी 0, ये आ गया। अगर देखा जाए तो ये क्या है, एक ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, बट ये मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है क्योंकि इसकी डायगोनल एलिमेंट 0 है, बट है तो एक लोअर ट्रायंगुलर, तो उसको एल लिख सकता हूँ। ये क्या है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है डी, और ये क्या चीज है, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है यू। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि अगर ए है तो मैं इसको जो ये है इसको इस फॉर्म में मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, एल प्लस डी प्लस यू, इसकी फॉर्म में मैं हमेशा लिख सकता हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक मैट्रिक्स है उसको हम हमेशा डिकम्पोज कर सकते हैं इन दिस फॉर्म, एल प्लस डी प्लस यू। ये तो हमेशा ही होता है, इसको तो हमें मतलब अगर हमें एल यू डिकम्पोजिशन करें ना करें, हमें उसके बारे में अगर पता है नहीं पता है, पर डजंट मैटर, ये हम हमेशा ही इसका प्रोसेस जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास ये है कि इनका जो स्टेप्स हैं, नंबर ऑफ स्टेप्स कितने लगाने पड़ रहे हैं। अगर हमें कोई पूछे कि भैया कितने हमें जो स्टेप्स है गॉस एलिमिनेशन अगर देखा जाए, उसमें कंप्यूटर को कितने फ्लॉप्स जो होते हैं, कितनी कैलकुलेशन करनी पड़ रही है कंप्यूटर को। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए एन क्रॉस एन की है तो कंप्यूटर को कितना काम करना पड़ता है। तो इसमें कहा गया है कि जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, या इसको हम एक वर्ड बोलते हैं कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एल्गोरिथम या प्रोसेस, तो ये जो है ये ऑर्डर ऑफ एन क्यूब है। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास 10 क्रॉस 10 की मैट्रिक्स है, ठीक है, तो एन जो हो गया 10 हो गया, तो जो कंप्यूटर है उसको अप्रोक्सीमेटली सम कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ इतने कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। मतलब 1000 तो मिनिमम है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन ये कांस्टेंट क्या है। तो ऐसे ही अगर हमारे पास 100 क्रॉस 100 हो जाए, ठीक है, तो 100 क्रॉस 100 मतलब क्या हुआ, एन जो हुआ 10⁻² हो गया। तो इसमें जो नंबर ऑफ कैलकुलेशंस होंगे, जो जितने स्टेप्स कंप्यूटर को लेने पड़ेंगे, तो वो होंगे सम कांस्टेंट इनटू 10⁻³ तो c इंटू 10⁻6 हो गया। ठीक है, तो इतने ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और 100 क्रॉस 100 तो मैट्रिक्स बहुत छोटी है, ऐसी अगर हम 1000 क्रॉस 1000 जाएं मैट्रिक्स,
ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि कितने ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो इसीलिए जो गॉस एलिमिनेशन मेथड है ना, वो काफ़ी एक्सपेंसिव मेथड बताया जाता है। तो हम कहते हैं कि ये जो मेथड है वो काफ़ी ही एक्सपेंसिव मेथड है। ठीक है, तो बट इस मेथड का ये फायदा है कि हमें पता है कि जो मेथड, ये जो सोल्यूशन आएगा वो डेफिनेटली सोल्यूशन आ जाएगा। और इस केस में जो है अगर मैट्रिक्स जो है उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो काफ़ी मतलब ग्रेटर हैं एज कम्पेयर टू अदर एलिमेंट्स ऑन दैट कॉलम, तो वो जो है वो पक्का हमें सोल्यूशन देगा ही देगा। तो ये जो है ये डायरेक्ट मेथड्स है। अब इसके बाद एक और मेथड आता है जो इसका ही जस्ट बाय प्रोडक्ट है, मतलब यहाँ से हम वेरी इजीली हम उसको कर सकते हैं। उस मेथड को हम नाम देते हैं चोलस्की मेथड। तो चोलस्की मेथड में क्या कहा गया कि इफ मैट्रिक्स ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो क्या होगा अगर मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक हो जाए। तो सपोज हमने ए को एलयू डिकम्पोजिशन लिया, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होती है वही होती है ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको ए ट्रांसपोज ले लिया, तो इधर भी लेना पड़ेगा हमें। तो ये बन गया यू ट्रांसपोज एल ट्रांसपोज। तो इसका मतलब क्या हुआ, एल यू बन गया। तो यहां से हम कह सकते हैं कि या तो यू ट्रांसपोज जो है एल है, या फिर एल ट्रांसपोज जो है वो यू है। ठीक है ना, मतलब यहां से हम कंडीशंस इस तरीके से हम देख सकते हैं कि तो यहां से हमारे पास जो मतलब जो हमने कंक्लूजन निकाला वो ये हुआ कि जो मैट्रिक्स ए है उसको हम ऐसे ले सकते हैं। अगर सपोज मैंने एल लिया तो यू जो होगा उसका ट्रांसपोज हो जाएगा, या ए को लिया मैंने तो यू लिया अगर, तो यू ट्रांसपोज यू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एलयू डिकम्पोजिशन तो है ही हमारे पास। ठीक है ना, तो इस केस में ध्यान रखना है कि जो एल है वो जरूरी नहीं है कि यूनिट लोअर मैट्रिक्स हो। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि यहां पर मैं एल को ऐसे ले लूंगा, L11 L22 L44 ले लेता हूँ सपोज में। तो L21 L31 L32, ठीक है ना, L33, फिर ये जीरो आ गया, ऐसी L41 L42 L43 ये आ गया। तो ये हमने L ले लिया, तो ऐसे ही हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो एक अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स मिल जाएगी। ठीक है, और उसको हम एलयू डिकम्पोजिशन से उसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एलिमेंट्स रिक्वायर्ड है, अननोन्स हैं हमारे पास। क्योंकि एल ट्रांसफॉर्मेशन जो लेंगे हम वो यही मैट्रिक्स है, बस ये क्वांटिटी जो है इधर चली जाएगी और इसके जो नीचे है वो सब जीरो आ जाएगा। तो हमें 10 एलिमेंट्स जो है फाइंड आउट करने हैं। तो अगर मैट्रिक्स ए है जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो अगर देखा जाए तो उसमें भी कितने एलिमेंट्स होंगे, तो A11 A22 A33 A44 ये तो हो ही गए। अब मैं यहाँ पर लिखूँ अगर L21 लिखता हूँ तो L21 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, A31 लिखता हूँ, A32 लिखता हूँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, A32 आ जाएगा, A31 आ जाएगा। ओके, तो ऐसे ही चलता जाएगा। तो ऐसे ही हम इसको मैं 4 में लिखना चाहता हूँ ना। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं A44।
तो ए 3 4 और ए 3 4, ए 2 3 आएगा, 2 4, ए 2 4, ए 1 4, ए 1 4, तो ये क्वांटिटी आ जाएगी। तो आप देखेंगे इसमें भी हमारे पास यही एलिमेंट्स बचे हैं जो हमारे पास यूज होने हैं, अदरवाइज ये तो सेम ही है। तो ये भी 10 एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ से भी ये करेंगे और ये करेंगे, और इसकी हेल्प से हमारे पास जो है वो मैट्रिक्स जो है एल और यू निकल जाएगी। तो इस केस में क्या हुआ, थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि क्वांटिटीज जो है हमें सिर्फ 10 ही निकालनी है। तो इस मेथड को जो मतलब दैट हैज बीन गिवन, तो उसको हम चोलस्की मेथड्स कहते हैं। और कोई चेंज नहीं है, बस चेंज इतना ही है कि वो जो मैट्रिक्स हैं वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। तो अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो और अगर हम एलयू डिकम्पोजिशन लगा रहे हैं उसमें, तो बेसिकली हम चोलस्की मेथड को ही यूज कर रहे हैं। तो अब ये तो हो गया। अब देखते हैं कि इसको पाइथन से कैसे करेंगे। तो अब पाइथन कोड की हेल्प से हम देखते हैं कि इसको कैसे करना है। तो अब देखते हैं। तो अब हमें वो अपने कोड निकालेंगे हम, या तो हमने मेथड लगाया एलयू डिकम्पोजिशन। तो एलयू डिकम्पोजिशन हमने देख लिया कि इसको या तो गॉस एलिमिनेशन से कर सकते हैं या फिर क्राउड से कर सकते हैं। तो हमने गॉस एलिमिनेशन से किया इसको। तो हमने क्या किया, एक ही जो कोड लिखा उसमें हमने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया एलयू गॉस एलिमिनेशन, दूसरे में कर दिया एलयू क्राउड। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक मैट्रिक्स देंगे इनपुट, और उस हमें आउटपुट में दो मैट्रिक्स मिल जाएंगी जो एल और यू होंगी। ठीक है ना। तो इसको हमने कैसे करना है वो, मतलब हम ऐसे कोड लिखेंगे, और जो हमने क्राइटेरिया बताया था कि एलयू डिकम्पोजिशन जो है गॉस एलिमिनेशन से, वो तो वेरी सिंपल है, जो उसके फैक्टर्स बने थे तो वहाँ से हमारे पास जो मल्टीप्लायर्स थे उसको यूज करेंगे और हमारे पास जो एल जो है वो आ जाएगी, और वैसे ही हमारे पास यू आ जाएगा गॉस एलिमिनेशन से। और क्राउड्स में भी हमने देख लिया कि हम उसको फॉलो करेंगे जो हमारे पास स्टेप्स थे, और हमारे पास जो है एल और यू आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसी को हम सेम जो मैट्रिक्स है उसको कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ बोथ द मेथड। ठीक है, गॉस से और एलयू डिकम्पोजिशन से, क्राउड से। तो हमने देखा तो ये आ गया। तो सेम मैट्रिक्स ली हमने, तो उसमें जो एल आया वो ये आ गया, ये ओके। और इसमें देखिए एल जो है वो 1 माइनस 0.511, तो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है विद द जो यूनिट एलिमेंट्स हैं वो डायगोनल पे आएंगे, और यू जो है वो ये है। ठीक है ना। तो ये तो हमें गॉस एलिमिनेशन से पता चल गया। क्राउड्स में हमने देखा था कि जो एल है वो ये है 4.2। तो एल हमने क्या किया कि डायगोनल एलिमेंट्स किसी में भी ले सकते हैं, 1 आप एल में भी ले सकते हो और यू में भी ले सकते हो। तो इस केस में क्या किया गया, 1 जो है वो एल में ना लेके यू के डायगोनल में ले लिया जाए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो कैलकुलेशन सेम ही होनी है। तो यहाँ से हमारे पास जो एल है वो ये आ गया और जो यू है वो ये आ गया। ठीक है, तो ये मेथड जो है वो हमने कैलकुलेट कर लिया। ऐसे ही हम कोई दूसरी मैट्रिक्स ले लेते हैं। मैं सपोज इसी को कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं डिफाइन कर देता हूँ ए दिस। और सपोज मैंने मैट्रिक्स ले ली 3 2 1 -4, 3 2 1 -4, 4 by 4 ले रहा हूँ मैं। ठीक है, और मैंने लिया 1 -2
1 -2 1 -5 और 2 1। ठीक है, और ले लेता हूँ 5 कोमा 1 कोमा -3 और 2, ये ले लिया मैंने। ठीक है, और मैंने एक और एलिमेंट डिफाइन कर देता हूँ मैं यहाँ पर, लास्ट वाली रो, वो ले लेता हूँ 2 3 1 5, ये मैंने डिफाइन। ठीक है, तो मैंने अब क्या करना है, इसको दोनों से कैलकुलेट करके देखना है कि क्या हो रहा है। तो ये आ गया अपने पास। तो हमने एलयू डिकम्पोजिशन करेंगे तो हमारे पास ये क्वांटिटी आ गई। देखिए ये सारे जो मल्टीप्लायर्स आ रहे थे वो यहाँ पर मल्टीप्लायर आ गए, और ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आ गई जिसकी पहली रो 3 2 1 -4 सेम ही होती है, वो तो हमें पता ही है। ठीक है, यहाँ से थोड़ा चेंजेस आ जाता है। तो ये हमने एलयू डिकम्पोजिशन जो किया गॉस एलिमिनेशन से किया, ये क्राउड से किया। तो क्राउड्स में क्या है, 3 1 5 2, फर्स्ट कॉलम सेम आ गया, यहाँ पर क्वांटिटी चेंज हो गई। ये अपर ट्रायंगुलर आ गया, अपर ट्रायंगुलर में हमने 1 यहाँ पर ले लिया। ठीक है, तो हम दोनों की जो वैल्यूज हैं वो किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा लोअर, क्योंकि इसमें तो वेल डिफाइंड है गॉस एलिमिनेशन में कि हमारा जो एल है वो 1 1 रहेगा ही रहेगा, वो हमने चेक कर लिया। बट क्राउड्स में ऐसा नहीं है, आप 1 1 जो है डायगोनल्स पे लेना है तो एल में भी ले सकते हैं और यू में भी ले सकते हैं। ठीक है ना, तो डिपेंडिंग अपॉन कि किस में लेने हैं तो आप उसके हिसाब से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो हमारी मैट्रिक्स आ गई वो हमने एलयू डिकम्पोजिशन से ये मैट्रिक्स कैलकुलेट कर ली। अब हमने कैलकुलेट कर ली तो अब बहुत ही ईजिली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे वो एक, अब हमने देखो एलयू डिकम्पोजिशन से हमने कैलकुलेट कर लिया, तो हमारे पास ए एक्स इक्वल टू बी था सिस्टम। ठीक है, तो ए एक्स इक्वल टू बी सिस्टम होने से क्या हुआ, तो मुझे इसको सॉल्व करना है। तो मैंने ए को एल यू बना दिया, तो ये बन गया हमारे पास एल यू एक्स इज इक्वल टू बी। तो मैं क्या करता हूँ, लेट यू एक्स इज इक्वल टू सम वाई ले लेता हूँ। एक्स हमें अननोन है, ठीक है, यू नोन है, एक्स अननोन है, वाई भी अननोन है। तो मैंने पहले लेट कर लिया ये। तो जैसे ही मैं लेट करूंगा ये जो क्वांटिटी है ये बन जाएगी हमारे पास एल वाई इज इक्वल टू बी। अब बी नोन है, एल नोन है, तो यहां से हमारे पास वाई फाइंड आउट हो जाएगा। वाई को हम यहाँ पुट करेंगे, यहाँ से एक्स नोन हो जाएगा। तो पहले वाई नो अननोन जो है वो कैलकुलेट करेंगे और फिर हम एक्स कैलकुलेट कर देंगे। तो यहाँ से y कैलकुलेट हुआ फिर x कैलकुलेट हुआ, तो ऐसे हम कोई भी सिस्टम है उसको बहुत इजीली हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, तो एलयू डिकम्पोजिशन से भी हमारे पास सिस्टम जो है वो इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने y निकाला और उसके बाद हमने x की वैल्यू कैलकुलेट करी। तो आज हमने लेक्चर में जो गॉस एलिमिनेशन का यूज करके हमने एलयू डिकम्पोजिशन किया, ठीक है, क्राउड्स मेथड यूज किया, चोलस्की मेथड डिस्कस किया, और उनके जो कोड्स हैं वो हमने डिस्कस किए, पाइथन कोड। तो मुझे आशा है कि आपको ये लेक्चर जो है वो समझ आया होगा, और इस लेक्चर को देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।